तो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया। वेलकम टू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज इज पावर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 12, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी, जो कि चैप्टर कौन सा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आ जाइए। आपको पता होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मतलब यानी रेस्ट वाला, ठीक है। स्टैटिक यानी रुका हुआ है। तो इसमें कौन सी ब्रांच आ जाती है? इसमें आ जाती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, पहले वाले में, इस वाले में। और दूसरे वाले में करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट से पता चल रहा है यानी मूविंग है, ठीक है, यानी चार्जेस का मोशन हो रहा है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें चैप्टर का फ्लो बता दूँ। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, आपको करंट जानना होता है। करंट क्या होता है? करंट जानने के लिए मेरे पास में छोटी सी चीज़ें मैं आपको पहले वो बता दूँ, ठीक है। यहाँ पे आइए, ठीक है। क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज होता है, करंट का मतलब फ्लो होता है, ठीक है। चार्ज का फ्लो किसमें? कंडक्टर में, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे डिफाइंड है ये देख लीजिए। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है? करंट होता है आपका, ठीक है। उसके बाद में आपको दो ही चीज़ पढ़ाई जाएगी, एक तो एवरेज करंट, दूसरा इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। देख लीजिए, डेल्टा क्यू आएगा तो क्या होगा? एवरेज होगा, और डी क्यू बाई डी टी आएगा तो इंस्टेंटेनियस होगा, ठीक है। दो टाइप के आपके करंट्स पढ़ाए जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ले चल रहा हूँ दूसरे वाले टॉपिक पे अपने, दैट इज़ कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर में आपको बताया जाएगा करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। करंट की यानी कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जो होता है वही डायरेक्शन होता है करंट का, ठीक है। फिर आएगा अगला टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या बताया जाएगा? V इक्वल टू आई आर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर आपको बताया जाएगा। पूरी एक लाइन लिखी जाती है ओम्स लॉ के, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इस पूरे चैप्टर के साइंटिस्ट दिखा दूँ कितने साइंटिस्ट हैं। तो आपके पास इस चैप्टर में केवल दो ही साइंटिस्ट हैं। कौन कौन है? जॉर्ज साइमन ओम है और रॉबर्ट किरचॉफ हैं, ठीक है। आपके इस पूरे चैप्टर में दो ही साइंटिस्ट हैं। तो मैंने कहा कि आपको दिखाई देता हूँ इन दोनों साइंटिस्ट को, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ चलते हैं। ओम्स लॉ पे अगर आप ओम्स लॉ पढ़ लेंगे तो आप रेजिस्टेंस जान जाएंगे। पहले क्या जाना आपने? करंट क्या होता है। दूसरी बात आपने क्या जान जाओगे यहाँ से? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसका नाम है रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि क्या करता है? करंट के मोशन का अपोज करता है, ठीक है। उसके बाद में आप आएंगे करंट डेंसिटी पे। अब ठीक है, मैं करंट डेंसिटी के आपके तीन फॉर्मूले दिखा रहा हूँ। यानी पहले चीज़ करंट क्या है? करंट डेंसिटी एक क्या है? करंट डेंसिटी आपको पता है? पहले आप ये तीन फार्मूले याद कीजिए, मैं अभी आपको बताऊंगा। यानी करंट पर यूनिट एरिया जो है वो जे है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है करंट डेंसिटी, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में जे होगा, यानी करंट डेंसिटी होगी आपकी। करंट पर यूनिट एरिया होता है। ये फॉर्मूला कैसे आता है आप ये भी याद कीजिए, एन ई वी डी और जे बराबर सिग्मा आई। अगर आपको तीन फार्मूले याद हैं तो आपको करंट डेंसिटी की फ्लो क्या होता है, करंट डेंसिटी पढ़ी है। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट पढ़ी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। फिर कंडक्टिविटी बराबर 1 बाई रजिस्टिविटी। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। रो क्या है? रजिस्टिविटी है, ठीक है। वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी है। ए क्या है? एरिया है। आई क्या है? करंट है। जे क्या है? करंट डेंसिटी है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपको मैंने बता ही दिए हैं, ठीक है। मैं आपको पहले थोड़ा सा एक और पार्ट पढ़ाना चाहूँगा, ठीक है, मैं पढ़वा दूँ आपको। आ जाइए, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी और पॉइंट प्रॉपर्टी होती है, यानी पॉइंट पे सारी चीज़ें बात की जाएंगी, ठीक है। पहले क्या है? आई बराबर जे डॉट डी ए, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि करंट सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर वायल के अंदर ऐसे फ्लो कर रहा है, इसलिए आई डॉट डी ए। जैसे कि फ्लक्स निकालते हैं वैसे ही निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। जे कांस्टेंट होता है तो क्या होता है? यानी जे इक्वल टू आई बाई ए, ठीक है। अब देख लीजिए, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी जे बराबर आई बाई ए, वहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो देखिए, अगर कंडक्टर ऐसा होगा, इन पॉइंट्स पे अगर कहा जाएगा जे क्या होगा, आई क्या होगा। अगर देखिए आई क्या है, तीनों में एक ही सेम फ्लो कर रहा है, यानी आई कांस्टेंट है, ठीक है। एरिया भी यहाँ पे कांस्टेंट है, एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन ए है, यानी यहाँ पे जे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? तीन पॉइंट ले लिया है हमने। करंट फ्लो कर रही है, करंट तो सेम है, सब में फ्लो कर रही होगी, लेकिन एरिया
ए पॉइंट का ज़्यादा है, बी पॉइंट का, फिर सी पॉइंट का, यानी करंट डेंसिटी क्या होगी, एरिया का अपोजिट होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, तो इस टाइप में आएगा। ठीक है, फिर आएगा कांस्टेंट ऑफ ड्रिफ्ट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी रूम टेम्परेचर पे, यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करेंगे, यानी 300 केल्विन पे बात करेंगे। ठीक है, थर्मल क्या होगा, सबसे पहले थर्मल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, यानी उनको क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होगा, यानी उनको क्या मिल जाएगी, थर्मल वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, थर्मल वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, उनको इलेक्ट्रॉन को मोशन मिल जाएगा, यानी मोशन कैसा होता है देख लीजिए, मोशन है रैंडम मोशन। ठीक है, आपके पास उसके बाद में आएगा एक रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आप क्या कर लेंगे, आप यहाँ पे कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लेंगे ए। ठीक है, क्या होगा, आपने फील्ड इधर सेटअप की है तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट जाएंगे, फील्ड के अपोजिट ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, फील्ड के अंदर जाएंगे बेसिकली। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इधर भागता, लेकिन निगेटिव है इसके अंदर जाएगा। ठीक है, ए बराबर क्या है, ए निकालेंगे। ठीक है, फोर्स बाई एम ई होगा, यानी फोर्स बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ए बराबर ये होगा। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या आपसे पूछा जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम आपसे कई बार पूछा जाता है, लेकिन आप बता नहीं पाते हैं, क्या है, टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, यानी जो एवरेज टाइम है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, वो आपका कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। कैसे निकलता है, बी बराबर यू प्लस ए टी। रिलैक्सेशन टाइम को क्या बोलते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। वी एवरेज क्या होता है, अभी मैं इसके रिलेटेड देख लीजिए, बी एवरेज क्या होता है, टोटल वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, यहाँ से वी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं हम, कैसे निकलती है, ठीक है, देख लीजिए आप। ठीक है, टाउ एवरेज टी बोल देते हैं। ठीक है, बी डी यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टाउ घटेगा, वी डी घटेगा और बी टी बढ़ेगा। नहीं, क्या है, बी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बी टी मतलब टोटल एवरेज वेलोसिटी, यानी टोटल वेलोसिटी जो है। और मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी डिक्रीज कर रही है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं मोबिलिटी को। ठीक है, बी डी बराबर ये रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, मैंने वहाँ पे नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ से देख लीजिए आप, ये रिलेशन निकल के आता है। इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी क्या होती है, ठीक है, बी डी बाई ई होती है। बी डी आपको पता ही है, ई पता है, इन्वर्सली रिलेशन आता है। ये चीज़ें आपको फॉर्मूले बेसिकली याद करनी है सारे रिलेशन बिटवीन आई एंड बी डी, करंट और बी डी के बीच में, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है, मैंने जो शुरुआत के 3 फार्मूले आपको दिखाए थे, इसीलिए दिखाए थे, अगर आपके 3 याद रहेंगे तो यहाँ से फ्लो बनता है आपको स्टडी करने का। अगर फ्लो आता है तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे डेरिवेशन, मेरे को डेरिवेशन पार्ट भी है। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या होता है ओम्स लॉ का, ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ई इक्वल टू बी हायर माइनस बी लोअर अपॉन एल। ठीक है, कैसे आया आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ही नहीं पढ़ा होगा कभी जल्दी। ठीक है, देख लीजिए। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ रजिस्टेंस वाले पार्ट पे, क्योंकि रजिस्टेंस वाले पार्ट पे मेरे को आपको एक चीज़ बतानी है, और मैं आपको बता दूँ। फटी जाती है किताब ही यार। चलिए आगे बताते हैं आपको क्या है। हाँ, आपको रजिस्टेंस बताना था मेरे को, देख लीजिए। मोबिलिटी वगैरह आपको आ जानी चाहिए, वहाँ से आपको ये टॉपिक पढ़ना होगा। लिमिट आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओम्स लॉ जैसे ही आप पढ़ेंगे, सबसे पहले ओम्स लॉ पे आपको 3 चीज़ों पे कमांड बनाना होगा। एक तो है क्या, फैक्टर अफेक्टिंग ओम्स लॉ, उसके बाद लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, और साथ ही साथ हाँ ओम्स लॉ, ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए यहाँ पे लाऊंगा। सबसे पहले आपने चार्ज पढ़ा, जे पढ़ा, ठीक है, जे का ये आपको याद करना पड़ेगा। एन क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, उसके बाद में बी डी आप निकाल लीजिए, बी डी कैसे फॉर्मूला याद कर लीजिए, जे बराबर सिग्मा ई, रजिस्टिविटी बराबर 1 सॉरी कंडक्टिविटी बराबर 1 रजिस्टिविटी। ठीक है, फिर सिग्मा बराबर ये रिलेशन आता है, रो बराबर यानी रजिस्टिविटी का ये फार्मूला आता है। आपको ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए। फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, एक आपको पता होगा टेम्परेचर डिपेंड वो पढ़ाया जाता है आपको, मैं दिखा देता हूँ। मैंने सोचा कि इसी वक्त दिखाते चलो आपको। ये देखिए, आपके सिलेबस में कार्बन रजिस्टर एंड कलर कोडिंग तो है ही नहीं, इसलिए मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ आपको। देख लीजिए, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी क्या है, ठीक है, देख लीजिए, ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे में मैं बताऊँगा क्या एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे मैंने यहाँ आपको दिखा दिया, रजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होता है। ठीक है, ये तीनों फार्मूले आपके लिए, ठीक है, तीनों ग्राफ जो बने ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे आइए,
ठीक है, वीडी वगैरह बता दिया। कंडक्टर के लिए क्या कहानी होती है, ठीक है, R2 बराबर 1 R1 + 1 + अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। फॉर सेमी कंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, मोबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपको एक ग्राफ बनवाया जाता है कॉपर के लिए, कंडक्टर जो है कॉपर, उसके लिए टेम्परेचर और चार्ज का बनवाया जाता है, ठीक है। ग्राफ तो कैसा बनता है देख लीजिए। उसके बाद सेमीकंडक्टर के लिए देखिए मोबिलिटी क्या होता है, VD/E हमने वहाँ से बताया था, E टाउ/M होता है, ठीक है, मैंने आपको पहले दिखाया था। उसके बाद में आ जाइए यहाँ पे चार्ज और टेम्परेचर डिफरेंस, वो टेम्परेचर का क्या है, सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ बना है और कंडक्टर के लिए ग्राफ बना है। कैसे बना है देख लीजिए, करंट और टेम्परेचर का, ठीक है, इसमें इंक्रीज कर रहा है, इसमें डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, वही चीज़ें आपको बतानी थी। उसके बाद में आ जाएंगे आप रेजिस्टेंस वाले पार्ट में। अगर आप रेजिस्टेंस वाले पार्ट में आ जाते हैं तो आपको 2 पढ़ना होता है, एक तो होता है पैरेलल रेजिस्टेंस, दूसरा है आपको क्या है, सीरीज और पैरेलल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको चलती है। उसके बाद में आ जाइए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको और इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ना होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, अगर आप रेजिस्टेंस जान जाते हैं तो आपको क्या जानना होता है, 2 चीज़ें। रेजिस्टेंस जान जाते हैं तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ना होता है, यानी सीरीज एंड पैरेलल। आपके कॉम्पिटिशन, ये कॉम्पिटिशन में आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं है, ठीक है, आप पढ़िए, मन कहे तो ना मन हो तो ना पढ़िए, ठीक है, लेकिन बोर्ड में नहीं है, आपके कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू में है। यहाँ पे आइए, सेल, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। सेल क्या होता है, सेल का कॉम्बिनेशन से बैटरी बनती है। वर्किंग क्या होती है बैटरी की, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बैटरी की वर्किंग क्या होती है, ठीक है। देखिए मेटल और इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, देख लीजिए जो यहाँ पे क्या है, राक्षस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट ही है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। आइडियल बैटरी क्या होती है, EMF क्या होता है, सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, सेल पढ़ेंगे, EMF पढ़ेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कैसे क्या होता है कहानी, ठीक है। सेल ज्वाइन करेंगे, EMF बन जाएंगे, यानी बैटरी बन जाएगी, यानी उसके अंदर क्या होगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस्ड होगा। वो उसके रिगार्डिंग आपके लिए एक ग्राफ होता है, मैं वो आपको दिखा दूँ, मैंने कहा, ठीक है। आपने पढ़ा था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। आपके पास सीरीज एंड कॉम्बिनेशन रजिस्टर का भी है, आपके पास सीरीज एंड कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका है, सेल का भी है। आपको दोनों पढ़ना है, ठीक है, सीरीज सेल का भी पढ़ना है और साथ ही साथ किसका पढ़ना है, रजिस्टर का पढ़ना है, ठीक है। हम सेल के बारे में बात कर लेंगे आपसे। एक ग्राफ मैं आपको दिखाने वाला था, ठीक है, उसके लिए आपको क्या आना होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको बताई गई थी और इलेक्ट्रिकल पावर, वर्क एनर्जी पावर आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे पावर और इसलिए फिर इसमें किस पे बात होती है, पावर के बारे में बात हो जाती है और इसके बारे में बात हो जाती है एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे पावर से एनर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद पावर पे आ जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए पावर क्या है, वेरिएबल वगैरह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम होती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या कहलाती है देख लीजिए। हाँ पहले आपको मैं सेल के बारे में बता दूँ, सेल आपको सीरीज में पढ़ेंगे वगैरह, ठीक है, R इक्विवेलेंट पढ़ेंगे, पैरेलल सेल और सीरीज में भी पढ़ना है आपको, पैरेलल में पढ़ना है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। यहाँ पे आ जाइए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहलाती है, सर्किट बनाया जाता है, यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, यहाँ पे इसका क्रॉस पावर पूछा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, ये जो होता है ये R होता है, कैपिटल R होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, ये स्मॉल r क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। मैक्सिमम पावर और रेजिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनवाया जाता है आपको, यही मैं आपको ग्राफ दिखाना चाह रहा था, यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के मदद से आपको ग्राफ बनवा दिया जाता है, ठीक है। कैसे बनवाया जाता है, अब ये ग्राफ देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ग्राफ, ठीक है। आपने सेल ये वगैरह चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है। अब मैंने आपको कहा सेल, सीरीज एंड पैरेलल आपको पढ़ना ही होगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आपके पास हैं कुछ, मैं यहाँ पे लेता हूँ, थोड़ा सा बैक ले आता हूँ आपको, कहाँ आ जाइए, द एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज जीरो बट द एवरेज थर्मल स्पीड इज नॉट जीरो। वेलोसिटी क्यों जीरो आ रही है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी यानी डायरेक्शन मोशन, रैंडम मोशन कर रहे हैं, आपस में लड़ भिड़ के जीरो हो जा रहे हैं, लेकिन जो एवरेज स्पीड हो तो नॉन जीरो है, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है भाई ना, समझ में आया, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल का, दैट इज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर है, ठीक है। हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन पोटेंशियल, अगर डिफरेंस होगा तो कंडक्टर का बिहेवियर कैसा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो क्या होगा। इसमें आपको बहुत चीज़ें मैं आपको ला रहा हूँ। अगर बिहेवियर ऑफ कंडक्टर पूछ रहा है, एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, आपको 2 चीज़ें नहीं चाहिए, दैट इज मेन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, मेन यानी क्या होता है, टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। ये सारी चीज़ें बिहेवियर ऑफ, अगर क्या किया जाएगा कंडक्टर का बिहेवियर को होगा, आपकी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाएगा तो कैसा होगा, तो देख लीजिए आप इसमें इलेक्ट्रिशियन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह की बात की जाएगी, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। गाइस खत्म, बात इतनी है। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको आनी चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। आपने ओम्स लॉ पढ़ा, ठीक है,
ओम्स लॉ में आपको देखिए, ओम्स लॉ में एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में आइए रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आपको रिलेशन आना चाहिए, ठीक है। बी आई कैरेक्टरिस्टिक लीनियर किसके लिए आएगा, कंडक्टर के लिए आएगा, नॉन लीनियर किसके लिए आएगा, सेमीकंडक्टर के लिए आ जा रहा है भाई, है ना। ये जो आपने पढ़ते हैं ये सारे वोल्टेज अक्रॉस में यानी सेमीकंडक्टर के लिए आ जा रहा है, ठीक है। आपको सेमीकंडक्टर का यहाँ पे थोड़ा सा रजिस्टिविटी देखिए, रेजिस्टेंस बताया जाता है, ठीक है। फैक्टर फैक्टिंग रेजिस्टेंस पे डिपेंड किया जाता है, इसे 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसके डायमेंशन यूनिट के बारे में आप जान लीजिएगा। रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी का होता है, रजिस्टिविटी का होता है, रजिस्टिविटी जो होता है ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। मोबिलिटी का होती है, ठीक है, मोबिलिटी देख लीजिएगा। टेम्परेचर डिफरेंस ऑन डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी के बीच में ग्राफ वगैरह बनाई जाती है। कलर कोडिंग रजिस्टर आपके सिलेबस में है नहीं, अगर होगा तो आपको कलर कोडिंग कैसे याद करनी है मैं बता दे रहा हूँ। बीबी रॉय से याद कर सकते हैं, BBROY, ठीक है। ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। अब इसे पूरा कलर कोडिंग याद कर सकते हैं एक लाइन में, ठीक है, हो जाएंगे। इसके बाद में आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, देख लीजिए, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड किरचॉफ्स लॉज, ठीक है। किरचॉफ के लॉज पे हम जा रहे हैं गाइस। जो आप पढ़ते हैं टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, उसमें एक टॉपिक आता है दैट इज सुपर कंडक्टर। मैंने कहा कि आपको बता दूं, नहीं को आप कहेंगे कि आप मैंने नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है बैटरी एंड EMF, ठीक है। बैटरी एंड EMF की आपको वर्किंग देखनी होगी, वो आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं रजिस्टर को सॉल्व करने का, यानी जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन चलता है, ठीक है, रजिस्टर को सॉल्व करने का वो देख लीजिए। मिक्स्ड मेथड चलता है, यानी क्या करता है देख लीजिए। इतना बड़ा सर्किट दे रखा है, यहाँ पे क्या कर दिया जा रहा है, कैसे सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन के द्वारा सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। देख लीजिए कैसे सॉल्विंग होती है सर्किट की। एक होता है मेथड ऑफ सिमेट्री के द्वारा सॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल्स क्वेश्चन देख लीजिए कैसे से हैं, कुछ क्वेश्चन हैं आपके पास, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। एक है नोडल मेथड, नोडल मेथड फॉर शॉर्ट सर्किट, ठीक है। नोडल मेथड जो चलता है वो शॉर्ट सर्किट के लिए चलता है, ठीक है। मेथड ऑफ सॉल्व में बात कर रहे हैं किसके, रेजिस्टेंस की, ठीक है। उसके बाद में हम बात अपने यहाँ जा रहे हैं किरचॉफ के लॉज पे, तो उसको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से आ जाइए। किरचॉफ के रूल आपके पास 2 ही हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है। आप पढ़ेंगे 2 रूल हैं, दैट इज़ एक है जंक्शन का रूल, यानी जंक्शन यानी करंट का रूल, ठीक है। यानी जितना करंट जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट जंक्शन को क्या करेगा, छोड़ेगा, ठीक है। यानी इसको क्या बोलते हैं, KCL बोलते हैं, KCL, किरचॉफ का करंट रूल, ठीक है। एक है लूप रूल। लूप क्या है, लूप रूल ये है कि आपका जो KBL है, KBL और KCL अगर आपको आ गया तो आप जान जाइए, आपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है KBL एंड KCL को जानना, क्योंकि ये आपको मदद करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने में, ठीक है। क्या है, अलजेब्रिक सम होता है, ठीक है। जिस अराउंड अ क्लोज्ड लूप क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है, यही बात करता है, ये इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए NCERT के सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है, चाहे ये एग्जाम्पल हो जाए चाहे ये एग्जाम्पल हो जाए, सारे के सारे एग्जाम्पल और सारे के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के जा सकते हैं, नहीं तो आप फिर मुझसे आके मत मिलिएगा, ठीक है, क्योंकि आप कर नहीं पाएंगे फिर बोर्ड में, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं आता हूँ, बाद इधर आगे करता हूँ कुछ बातें आपसे मेथड ऑफ सॉल्विंग वगैरह की, ठीक है। कुछ अगर बचा हो तो मैं सोचा मैं आपको बता दूँ। क्यूब के अंदर पूछ लिया जाता है कभी कभी कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। सेल वगैरह आपको बात आता ही है, हीटिंग पावर वगैरह, ठीक है। हीटिंग का कॉज क्या है, बल्ब क्या है, पावर क्या है, ये सारी चीज़ देख लीजिए। लगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकाली जाती है, ये सारी चीज़ें आप देखते चलिएगा, ठीक है। आप आ जाइए मेजरिंग डिवाइसेस के अंदर, कहाँ आ जाइए, मेजरिंग डिवाइसेस के अंदर। मैं देख लूँ आपके NCERT में कुछ और है तो नहीं, कि अगर कुछ हो तो मैं बता दो, छूट रहा हो, ठीक है। मेजरिंग डिवाइसेस के अंदर आएंगे तो आपके पास आता है गैल्वेनोमीटर। क्या आता है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की जो क्या होती है, गैल्वेनोमीटर में आपको कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। कन्वर्जन पढ़ना है आपको 2, एक तो है कन्वर्जन होता है गैल्वेनोमीटर का एमीटर में, एक कन्वर्जन होता है गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में। किसमें गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एमीटर में, साथ ही साथ गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन वोल्ट मीटर में, आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है गाइस, आप छोड़ नहीं सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रा यानी मेजरिंग डिवाइसेस के अंदर जो पहला गैल्वेनोमीटर, आपके पास 2 ही 3 क्या है मेजरिंग डिवाइसेस हैं, पहला तो गैल्वेनोमीटर है, दूसरा क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक। जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं जो कि आपके पास गैल्वेनोमीटर है, साथ ही साथ दूसरा क्या है
दूसरा आपके पास है व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज और साथ ही साथ मीटर ब्रिज, ठीक है। मीटर ब्रिज आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें आपके पास चीज़ें बात की जाएंगी जॉकी वगैरह की, ठीक है, जॉकी, ये सारे डायग्राम वगैरह आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सारे पूछे जाते हैं मीटर ब्रिज वगैरह, ठीक है। इसके बाद सबसे आखिरी टॉपिक जो आता है दैट इज़ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। हमको पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, नेसेसिटी क्या है पोटेंशियोमीटर की, वर्किंग पोटेंशियल क्या है, मतलब प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर की, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, आपके लिए, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, ठीक है। करंट वगैरह कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं पोटेंशियोमीटर का, ये सारी चीज़ें, पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। अब मैं आपको दिखा दूँगा कि आपके बोर्ड में है भी कौन सा टॉपिक मेजरिंग डिवाइसेस में और कौन सा नहीं है, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज आपके सिलेबस में है, व्हीट स्टोन ब्रिज, इसके सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स आप एक भी नहीं छोड़ सकते, साथ ही साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके सिलेबस में मीटर ब्रिज नहीं है तो आप मीटर ब्रिज छोड़ सकते हैं, ठीक है। मीटर ब्रिज सिलेबस में नहीं है, साथ ही साथ पोटेंशियोमीटर नहीं है आपके सिलेबस में, क्या नहीं है, पोटेंशियोमीटर नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ठीक है। साथ ही का टेम्परेचर डिफरेंस डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको जो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही जो लैडर सर्किट वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो वर्किंग वगैरह से है यानी गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन वोल्ट मीटर में वगैरह वही सारी चीज़ें हैं, पूछी जाती हैं घुमा घुमा के, कई बार पोटेंशियोमीटर पूछा जाता है वो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ले आऊँ यहाँ पे बैक, तो आप आ जाइए। सबसे पहले आप पढ़ लीजिएगा मीटर ब्रिज क्या होता है, ठीक है। मीटर ब्रिज के अकॉर्डिंग जो सारे फार्मूले वगैरह होते हैं ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ उसके बाद में एमीटर है, एमीटर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें संट वगैरह की बात की जाती है, ठीक है। संट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में उसके बाद में करंट का डिफ्लेक्शन कैसा होता है, ठीक है, थीटा के अकॉर्डिंग, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, किस में, वोल्ट मीटर में। उसके बाद में यहाँ पे ये पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें संट रेजिस्टेंस निकालना वगैरह आप पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये सारी वर्किंग जो है नहीं छोड़ सकते, ठीक है। जो मैंने इस पेज में लिख के रखे हैं आप बाद में जान पाएंगे, ठीक है।